तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बहुत ही काम का होने वाला है। जितने भी लोग हमारी यंग ऑडियंस हमें देख रही है, ये एपिसोड आपके लिए है। स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी आपको भी ये एपिसोड देखना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को गाइड कर पाओ। आज हमारे साथ है विकल्प सिंह भाई, जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट है, बट ये अपने शहर सतना के यूथ आइकॉन है। ये वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ यंगस्टर्स के लिए करते रहते हैं, खुद भी ये काफ़ी इन्वॉल्व है। तो भाई स्वागत करते हैं विकल्प भाई का। स्वागत है भाई जी। थैंक यू एंड थैंक यू आप मध्य प्रदेश से स्पेशली हमारे इनविटेशन पे यहाँ पर आए, क्योंकि भाई हमें पता चला जो आप पॉलिसीज़ और योजनाएं अपने शहर में इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो उसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। तो हमें लगा कि एक बार एक यंगस्टर्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए ना, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई यंग लोगों के लिए कुछ करो यार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो फिर हमें लगा कि एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट होना चाहिए। भाई शुरुआत ना समस्याओं से कर लेते हैं। जैसे आप अपनी योजनाएं अपने शहर में चलाते हैं, तो एक मेजर समस्या जो आप यूथ में देखते हो अक्सर क्या है वो? तो सबसे पहले तो मैं आप तीनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे आने का मौका दिया, अवसर दिया। और मैं आपका पॉडकास्ट फॉलो करता हूँ और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आप लेके आ रहे हैं, स्पेशली यूथ के लिए, और जो सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। जैसा कि भाई आपने पूछा कि क्या भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो यूथ फेस करता है, तो मुझे लगता है कि मैं भी उस फेज़ से निकले हैं, आप भी सब निकले। हम पहले स्कूल जाते थे, फिर हम कॉलेजेस में गए, फिर हम अपने अपने प्रोफेशंस पे चले गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यूथ में आज की डेट में कैरेक्टर की कमी है। और अगर यूथ का सही तरीके से अगर कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाए, अगर उसका सही तरीके से व्यक्ति निर्माण हो जाए, तो मुझे लगता है कि उसके सारे प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि सबसे पहले यूथ को अपने कैरेक्टर पे काम करना चाहिए। भाई कैरेक्टर से आप कहना क्या चाहते हो? मतलब कि जो नींव होती है, जो मतलब कैसे डिफाइन करते हो आप एक बंदे का कैरेक्टर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश की अगर तरक्की अगर आपको नापनी हो तो वो उसके यूथ पे डिपेंड करती है कि उसका यूथ कैसा है। तो यूथ सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं ये यूथ पे इनबिल्ड बचपन से होती हैं। तो अगर हम इनमें शुरू से ही काम करें तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर बिल्डिंग हमारे अंदर अच्छी हो जाती है। वो आदमी अपने अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है और फिर वो उसी से मतलब मेरा ये मानना है कि कैरेक्टर बिल्डिंग इन ऑर्डर टू नेशन बिल्डिंग, मतलब अगर खुद का कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा तो वो नेशन बिल्डिंग में वो हेल्प कर पाएगा। तो भाई आपको मतलब हमें तो बहुत एक वेरिएशन देखने को मिलती है आज जो प्रेजेंट यूथ है, कि एक तरफ लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, बहुत स्टूडियस हो रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर रहे हैं, जो कि छोटे शहर के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत डेडिकेशन ज़्यादा है। और एक कुछ यूथ ऐसा भी है जो भाई बिल्कुल ही भटका हुआ है, उन्हें मतलब नहीं है क्या चल रहा है देश में, देश की पॉलिटिक्स से भी कोई मतलब नहीं है, रील्स का ज़माना चल रहा है अपना बढ़िया, उसी में लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब कहाँ जा रहा है अभी, करंट सिचुएशन क्या है यूथ की? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो हमारे देश का यूथ सही डायरेक्शन में है और मुझे लगता है कि वो हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम उनको सही डायरेक्शन पे लेके आएँ, जो लोग शायद किसी न किसी वे में भटके हुए हैं। और सबसे जो एक बड़ी बात है कि हमारे देश में लगभग जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ स्टैटिस्टिक बोलता है। उसमें अगर हम देखें तो 50% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो बिलो 25 ईयर्स है और अगर 65% 35 बिलो है। तो अगर हम एवरेज एज निकालते हैं तो 29 साल है और मैं जैसे कि अभी 29 साल का हूँ, तो ये एवरेज एज है। और अगर हम वैसे आंकड़ा देखें तो लगभग 90 करोड़ लोग हमारे देश में यूथ है और मुझे लगता है ये अनपैरेलल है, मतलब ये जो पावर है ये अनपैरेलल है। तो यूथ मुझे लगता है कि अभी उतना अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रहा है और अगर वो अपने आप को यूटिलाइज सही डायरेक्शन में करने लगे तो जो हम बोलते हैं कि हम आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने वाले हैं, हम आने वाले 25 साल में हम बोलते हैं कि हम विकसित भारत बन जाएगा, तो अगर यूथ अपना अपना रोल अगर प्ले करेगा सही तरीके से
तो हम डेफिनेटली सुपर पावर बन के निकलेंगे। पर भाई देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी भी लोगों को अभी फ़िलहाल कम मिल रही है। हो सकता है आगे टाइम मिल जाए, बट जितना लोग कोशिश भी कर रहे हैं, बट आगे जाके सपोज जॉब के मामले में कह लो या और चीज़ों के मामले कह लो तो थोड़ी कम है अपॉर्चुनिटीज़। तो इस चीज़ को भी बढ़ाना तो चाहिए, है ना, कि भाई लोगों पे काम ज़्यादा हो, तभी लोगों में मोटिवेशन भी आती है कि हाँ भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो आगे जाके भाई मुझे फ़ायदा होगा। क्योंकि फिर इस वे में वो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा तो मैं आगे अभी क्यों करूँ कुछ। ये भी होता है थोड़ा। बिल्कुल। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर हम बात करें तो इंडिया में पिछले 10 सालों में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, और जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो वो सारे वेज हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज भी है, एयरवेज भी है, वाटरवेज भी है। और हमारे यहाँ जो स्टार्टअप कल्चर है, मतलब आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में आज से 10 साल पहले सिर्फ 350 स्टार्टअप्स थे। आज हमारे देश में 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि जेप्टो करके एक कंपनी है, बेसिकली वो यूनिकॉर्न बन गई है। तो हमारे देश में 111 यूनिकॉर्न्स हैं और एक यूनिकॉर्न की कीमत होती है 7,500 करोड़। तो जब ये ऐसे स्टार्टअप्स आते हैं, और अगर हम रैंक वाइज देखें तो हमारे देश की 3rd रैंक है स्टार्टअप्स में। तो जब स्टार्टअप्स आते हैं तो फंडिंग आती है, तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। अभी कल की बात है कि कल शायद 9th या 10th एडिशन हुआ है रोजगार मेले का, जिसमें 1 लाख यूथ को जॉब मिली है। ऐसे एडिशन हर महीने हो रहे हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और वो सारे लोग जॉब अप्लाई करते हैं, उनको जॉब मिलती है। उसी से मोटिवेशन लेके, बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से मोटिवेशन लेके हमने अपने जगह में सतना रोजगार पर्व किया। अच्छा। तो बेसिकली उसमें हमने क्या किया कि हम अपने शहर में जाते थे और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वहाँ बच्चे बोलते थे कि हमारे पास तो डिग्री है, हम पढ़ाई करते, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसा कि आप अभी मेंशन कर रहे थे। तो हमने काफ़ी लोगों से बातचीत करी। तो मेरे एक दोस्त हैं हरीश भाई, हिमाचल के हैं, उनने वो इनिशिएटिव लिया था कि उनने एक पोर्टल बनाया, उस पर उनने जो भी लोग जॉब करना चाहते हैं उनको रजिस्टर कराया। तो बेसिकली उनने एम्प्लॉयर्स को भी रजिस्टर कराया और एम्प्लॉय को भी कराया, और फिर उसके डेटा को मैच किया और उससे हमने फिर रोजगार पर्व किया। तो सतना में हमने एक रोजगार पर्व किया जिसमें हम लगभग 70 कंपनियों को लेके गए, और उन 70 कंपनियों ने वहाँ पे अपने अपने स्टॉल्स लगाए और हमने प्री रजिस्ट्रेशंस किए, और उसमें लगभग 1100 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। वाह यार। और जो पार्टिसिपेशन था वो 6000 यूथ का था, और उसमें से मतलब 1100 लोगों शॉर्ट लिस्ट हुए फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में लगभग 650 लोग की जॉब लगी, और अच्छे अच्छे पैकेजेस में जॉब लगी। तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये जो जॉब का डिमांड है और जॉब की नीड भी है, तो हम उसके बीच में ब्रिज बनने का काम करें, जो कि हमने किया कि डिमांड थी और सप्लाई भी थी। हम उसके बीच में हमने ब्रिज बन गए और हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को साथ में मिला दिया, और उससे जो कैपेबल होता है, जो स्किल्ड होता है, उसको जॉब एट द एंड मिल ही जाती है। भाई लेकिन फिर भी इतना वो क्यों होता है देश में कि भाई जॉब नहीं है, यूथ के पास रोजगार नहीं है। मतलब इलेक्शन के टाइम ज़्यादा ये पॉइंट्स हाईलाइट हो जाते हैं कि हमारे को नौकरी नहीं मिली, इतनी ओपनिंग्स नहीं निकली। ऐसा क्यों है भाई, जबकि और इतनी जॉब्स है यार आपने मार्केट यहाँ में। पे आपने तो कर लिया, आपके जो आपका शहर है वहाँ पे आपने कर लिया। बहुत जगह लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेते कि भाई हमारा यूथ आगे बढ़े, कोई करे। ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है। हाँ, इनिशिएटिव आई थिंक लेना चाहिए लोगों को। मतलब मेरे जैसे बहुत से यूथ हैं जो एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। मतलब प्रोफेशनली तो मैं लॉयर हूँ, तो मुझे क्या आवश्यकता थी वहाँ पे जाके काम करने की, लेकिन एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिसमें हम लोगों को हेल्प कर पाएँ। और जो आपने बोला कि ऐसे देश में एक हो हल्ला मचाया जाता है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये जो जॉब मेले लग रहे हैं जो सरकार खुद लगा रही है, उसमें अभी तक 12.5 लाख लोग को जॉब मिल चुकी है। और अगर मैं आपसे इंडस्ट्री वाइज बात करूँ तो आपको भी पता होगा कि अभी एविएशन इंडस्ट्री ने लगभग 1250 प्लेन्स ऑर्डर किए हैं। 1250 प्लेन्स। अभी सिर्फ 700-800 प्लेन चलते हैं हमारे यहाँ।
तो जब ये नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, पहले हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स थे सिर्फ 76, अब हो गए हैं 150। आपको ही पता है जब एक नया एयरपोर्ट बनता है तो कितने लोग को जॉब मिलती है, कितने जॉब क्रिएशन होते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर हम ऑल टुगेदर देखें तो जिस तरह से हमारे यहाँ ग्रोथ चल रही है अभी, उससे जॉब क्रिएशन हो रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब कम हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि अब ये प्रोफेशनलिज्म आ गया है और जैसे आपको फैसिलिटी चाहिए और जैसे आपको सर्विसेज चाहिए, उसके लिए आपको प्राइवेट लोग पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये बात तो सही गई भाई आप, क्योंकि जैसे हम गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी देखते हैं तो, और गवर्नमेंट बैंक्स की भी हालत देखते हैं, तो भाई प्राइवेट वाले तो भाई आके आपको रोटी भी खिला जाएंगे। बिल्कुल। और लोग मतलब गवर्नमेंट की सर्विसेज पे ही नहीं प्रेफर करते कि भाई, क्योंकि अब एक लाइसेंस भी बनवाना हो, हालांकि सब ऑनलाइन है बट ऑनलाइन होता नहीं है वो कहने को, तो आपको वो प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, वो स्किल्ड लोग लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तो वो ऑफ कोर्स वो चीज़ तभी बेटर हो सकती है। भाई जैसे आपने ये जॉब फेयर करा, और भी कुछ करते हो आप अपनी सिटी में यंगस्टर्स के लिए? हाँ, हम ना एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे, सतना फिटनेस पर्व। हम यूथ हैं तो यूथ को फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो हम वहाँ पे फिटनेस पर्व करते हैं। और मेरे फादर जो कि वहाँ से सांसद है, तो हम पिछले 15 साल से वहाँ पे एक सांसद खेल ट्रॉफी करते हुए आ रहे हैं। अच्छा। और आप अमेज होगे जान के कि उसमें हर ट्रॉफी में लगभग 10,000 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, और क्या स्पोर्ट होता है भाई? उसमें सारे स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, अच्छा, एथलेटिक भी होता है। तो फिर एज ग्रुप भी होता होगा उसमें या फिर? हाँ, उसमें एज ग्रुप होता है। और हम उसमें ये कोशिश करते हैं कि टीम गेम्स में हर गांव की एक टीम हो एटलीस्ट, अरे ताकि सारे गांव पार्टिसिपेट करें। तो जैसे हमारे यहाँ 695 गांव हैं, तो उतनी टीम्स पार्टिसिपेट करें, तो ऐसे करके वो भाई इसको एग्जीक्यूट करना तो बहुत टफ रहता है, वो 600 लोग, बहुत टफ है, गाँव की टीम आ रही है और फिर बहुत टफ है। अभी भी चल रहा है, अभी एट अच्छा। प्रेजेंट चल रहा है। उसके फाइनल 20 तारीख को होने वाला है। और उसमें उसके रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई जीत रहा है, जीतने वाले को बेसिकली एक तो जो भी पार्टिसिपेट करता है, हम उनको ट्रैक सूट्स देते हैं, उनको टी शर्ट्स देते हैं, और जब वो मैच खेलने आता है तो उसको प्रॉपर उसको खाना देते हैं। और फिर जीतने वाले को टीम गेम्स में कैश प्राइज होता है 25,000 रुपये जीतने वाले को, और इंडिविजुअल होता है तो उसको मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच और इम्पैक्ट प्लेयर। और कोई ज्वाइन इन फीस भी है? कोई नहीं है, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो वहाँ का एक तरीके का आईपीएल हो जाता होगा, IPL हर हो साल जाता है। लोग तैयारी और कर रहे हैं। अब ये रेप्लिकेट हो रहा है पूरे देश में। जब ये आइडिया पता लगा पीएम साहब को, तो उन्होंने सारे एमपीएस को बोला कि यार ये तो गांव से टैलेंट निकालने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब सारे जगह हो रहा है, तो अब सभी लोग ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, और इसमें हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ 20 को फाइनल है, तो शिखर धवन, आरपीएस सिंह और पार्थिव पटेल आ रहे हैं ऐसे गेस्ट बन के। तो ऐसे ये सब प्लेयर्स भी खेलो इंडिया की थीम में ना सब जगह जा तो जाएंगे। ये फिर बड़े पर्सनालिटीज भी अटेंशन सीख करते हैं, ऑडियंस फिर इससे फिर लोग और मोटिवेट होते हैं आने के लिए। और हमने ना इस बार इस गेम्स को ना और इनोवेटिव किया है, हमने सारे मैचेस को लाइव किया है। आपको जान के हैरानी होगी, लाइव क्या टीवी पे चला? लाइव नहीं, एक मतलब यूट्यूब चैनल है पवेलियन करके, उस पे हमने सारे मैचों को लाइव टेलीकास्ट किया है। वाह। तो वो एक होता है ना कि एक तो इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है, फिर एक सीधे गली आ जाती है, बीच का कुछ होता ही नहीं है। तो हमने ना ये उनको फील दिया है कि जब आप 6 मारोगे या आप लॉन्ग जंप करोगे, या आप जब कबड्डी में आप जब चढ़ाई करोगे तो आपका शॉट आना चाहिए। तो वो हमने वो शॉट कैप्चर कराए, और हमने उनका ना प्लेयर्स का ऑनलाइन प्रोफाइलिंग करी है, ताकि वो घर जाके ना अपना फोटो डाल के और अपना वो क्लिप निकाल सके। कि आज मैंने, तो लोग ना वो इंस्टाग्राम में वो शॉट मार रहे हैं तो वो अपना क्लिप निकाल के पोस्ट करते हैं, उनको मज़ा आता है, तो उनका परफॉर्मेंस भी इनहेंस होता है। थोड़े बहुत दिनों में वहाँ पे स्पॉन्सर के बैनर्स भी लगने वाले हैं, पूरा आईपीएल की तरह लगा दो। लगे हुए हैं। वही मैं पूछा जा रहा था कि इसमें फाइनेंसेस काफी चाहिए होते होंगे कि भाई आपको शूटिंग भी करानी है, फिर इवेंट की तरह पूरा ऑर्गेनाइज भी करना है, तो इसमें कितना क्या लग जाता है, क्या हिसाब होता है? एक्सपेंस तो काफ़ी होता है, मतलब एक टूर्नामेंट का अगर कॉस्ट वाइज देखे तो सब कुछ मिला के मतलब 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। बट स्पॉन्सर्स भी रहते हैं और लोकल लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ये भी इवेंट बन गया है। मतलब लोग वेट करते हैं कि साल में एक बार इवेंट आएगा। आप भी कोई स्पोर्ट खेलते हो भाई? मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, मैंने अपने स्टेट के लिए क्रिकेट खेली हुई है जब मैं स्कूल में था। अरे वाह। तो मैंने अंडर 14 में एमपी रिप्रेजेंट किया और 16 में, और मैं अपने स्कूल का भी कैप्टन था, डिवीज़न में भी था। बट फिर
जिम करने लगे तो आपको पता ही है देख के तो लगता है आपको जिम के शौकीन हो आप तो भी जिम हमारी करने में तरह। क्या हुआ ना, वो बैक वैक का ज़्यादा एक्सरसाइज करके तो मैं मीडियम फास्ट बॉलर था। तो वो जो मीडियम फास्ट बॉलर का जो फॉलो ऑन एक्शन होता है उससे ना भी जो हमारे बैक की विंग होती है ना ये टकराने लगी धीरे धीरे। तो फिर वो एक्शन वो हुआ, फिर धीरे धीरे खेलना छूट भी गया, फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ गए। हाँ लेकिन जिम चालू है, जिम चालू है, जिम चालू चालू है। रहनी चाहिए भाई। जिम तो जरूरी है, लोहा उठाते रहो डेली। हाँ भाई जी जैसे आपने बताया फिटनेस के लिए आपने ये टूर्नामेंट्स कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने वो जॉब वाला पोर्टल बनाया ऑनलाइन, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। लेकिन जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कैरेक्टर बिल्डिंग की, उसके लिए आपकी वर्कशॉप्स वो कैसे होती हैं, अगर वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सको। बेसिकली उसके लिए हम ना एक युवा संवाद करते हैं, मतलब मैं यूथ के बीच में जाता हूँ और हम उनको इकट्ठा करते हैं और हम उनसे बात करते हैं कि आखिर कैरेक्टर बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो यूथ को फिट रहने का मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फ़िट रहने के लिए पहले ना हमें अपने विचारों में अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं यार अब कि हम तो बीमार हैं, हम तो लाचार हैं, यार अपने से तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहले हम ये अपने आप को बोलें कि नहीं भाई मैं तो एकदम फिट हूँ, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। और जब अपने मन में वो ठान लेता है ना कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो धीरे धीरे फिटनेस के प्रति जागरूक होता है। फिर हम ये ऐसे टूर्नामेंट कराते हैं। तो बेसिकली हमारा रीज़न इसके पीछे एक वो रहता है कि आदमी ना नशे से कैसे दूर रहे, तो उसको हम बिज़ी रखते हैं। भाई टूर्नामेंट खेलो, तैयारी करो, ताकि उसके अंदर वो स्पिरिट रहे। और फिर हम यूथ के लिए भी मैंने एक और इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने निःशुल्क लाइब्रेरियाँ खोल रहे हैं। तो जो गांव, ऐसे कुछ गांव हैं, कस्बे हैं जहाँ से शहर थोड़ा दूर है, तो हमने वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया, एक लाइब्रेरी खोली। तो लाइब्रेरी मैंने मेरे दादा और मेरी दादी के नाम से, तो उसका हमने नाम रखा है फूल कमल अध्ययन केंद्र। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा हिंदी है वो फूल कमल अध्ययन केंद्र खोला, तो जहाँ पे आसपास के बच्चे आते हैं वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पर, और हमने उसको ई लाइब्रेरी से भी जोड़ के रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यूथ खेल में मतलब खेले, फिट भी रहे, मेंटली भी ठीक रहे, फिजिकली भी ठीक रहे, तो मतलब शारीरिक मानसिक रूप से ना वो बैलेंस रहे उसमें। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव भी लिया है कि और अब हम आगे चल के अभी मैं 2-3 और लाइब्रेरी ओपन करने जा रहा हूँ। तो लाइब्रेरी में आपको जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ, उसका ऐसा है कि किसी को मेंबरशिप लेनी है कुछ, ऐसा कुछ है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेसिकली वो है ही गरीब बच्चों के लिए है। अच्छा, जो मतलब जिनके घर में वो माहौल नहीं होता कि वो वहाँ पे बैठ के पढ़ें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो इसलिए हमने वो तो बट भाई आपको लगता है कि लाइब्रेरी में एक्चुअली बच्चे पढ़ते हैं? मुझे लगता है कि जो जिससे पढ़ना होता है वो पढ़ता है। और हमारा जो लाइब्रेरी है उसके रोज़ के फ़ोटोज़ वीडियोस आते हैं, तो कुछ लोग तो सिर्फ पेपर देखते हैं या भाई कुछ लोग तो मुझे लगता है पंखे में बैठने ही आ जाते हैं कि यहाँ पंखा चल रहा है बढ़िया, कौन धूप में घूमेगा, कुछ लोग बैठ सिर्फ जाओ। माहौल लेने आते हैं। मुझे लगता है कई बार ना देखते देखते शायद 2 दिन देखते हैं, शायद तीसरे दिन कोई किताब उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट आपका आ जाता है। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है ये, लेकिन जैसे ये कह रहा है कि बहुत मतलब 90% लोग लाइब्रेरी में कौन नहीं पढ़ने जाता है, ऐसे हमें भी यही लगता है। हम तो स्कूल की लाइब्रेरी में नहीं जाते थे भाई पढ़ने, सही बताऊं। आप जाते थे लाइब्रेरी में पहले पढ़ने? वो जो पीरियड होता था तब जाते थे, तो सिर्फ वही है, वो एटलस बुक देखना, कोई ऐसे पिक्चर्स गिनीज देखना, वर्ल्ड बुक ऑफ स्पोर्ट्स रिकॉर्ड प्लेयर की किताब खोलते थे, और पढ़ाई लिखाई तो कुछ खास होती नहीं थी लाइब्रेरी में। बट पढ़ने वाला ये भी है कि वो घर बैठ के भी पढ़ लेगा, लाइब्रेरी में भी पढ़ लेगा, ये बात भी है। भाई जैसे वो मूवी थी 12th फेल, अब वो बंदा भी जैसे लाइब्रेरी में नौकरी कर रहा था और उसी में पढ़ रहा था, तो जिन बच्चों को नीड होती है, उनको समझ है कि हाँ भी मुझे कुछ आगे करना है, वो कर तो लेता तो है, पढ़ेगा ही वो बंदा। कर लेता है। भाई थोड़ी उसकी बात करते हैं यंगस्टर्स और पॉलिटिक्स की, क्योंकि हमारे जो देश का यूथ है वो पॉलिटिक्स में थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है या फिर कहीं सुनी बातों पे ही जाके वोट कर देता है। तो आपका पर्सनली क्या टेक है इस पे? ये मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे फादर खुद पॉलिटिशियन है, तो हमारे देश में मुझे लगता है ओवर द टाइम ना थोड़ा सा जो नेताओं के बच्चे हैं या यंगस्टर है ना, वो थोड़ा बदनाम हुए कि नेताओं के बच्चे कैरेक्टरलेस होते हैं, बड़े आवारागर्दी करते हैं। हाँ। वो सब ऐसे बदनाम हुए हैं। पर ये भाई कहीं ना देखो है भी, नहीं हुआ है, सच है, क्योंकि बात देखो ऐसे ही नहीं निकलेगी, 100% कहीं कुछ हुआ है तो कहीं मैं कॉलेज में था, मैं भी देखता था। और हमने ये भी सुना है कि जैसे हमारी कंट्री में लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि नेताओं के लड़के ही ऐसी बदमाशी कर देते हैं, तो लॉ लागू होगा तो उन पे भी होगा। अगर मैं सही बताऊं तो हमने ऐसा सुना है, चल रहा है पूरे देश में, ऐसी हवा है।
तो इसलिए ना हमने क्या किया, हमने एक इनिशिएटिव लिया। हमने कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सो कॉल्ड प्रिविलेज बच्चे हैं, मतलब क्योंकि मेरे फादर एमपीए बहुत समय से रहे, तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया, उसका हमने नाम रखा यूथ फॉर भारत। और हमने उसमें ये किया कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नेताओं के बच्चे हैं, तो हमने बोला कि कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो हमने फिर वही है जो मैंने आपको बोला ना कि हमने कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम किया कि हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब मेरे फादर अगर पॉलिटिशियन है तो लोग मेरे ऊपर लुकअप करते हैं कि ये कैसा बिहेव करेगा, ये कैसा एक्ट करेगा लोगों के बीच में जाके। तो हमें तो और ज़्यादा सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे अब जनरेशन चेंज हो रही है, हम संभल रहे हैं। जैसे कि हमने एनजीओ पे अपना काम करना स्टार्ट किया, सोशल सर्विस स्टार्ट कर दी। तो जैसे मुझे लगता है कि शायद मुझे देख के शायद कुछ और जो नेताओं के बच्चे होंगे शायद वो बदलेंगे। तो आने वाले टाइम में चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि लोग अब पसंद नहीं करते। मतलब एक बात है, पहले के लोग थोड़ा ना उनको प्रेज़ भी करते थे, अरे वाह भाई यार आपके तो फादर मंत्री हैं, आपका तो जलवा है भैया। अब तो ना लोग चिढ़ते हैं। मतलब आप देखोगे ना, कोई अगर सायरन बजा देगा, कोई कुछ ऐसे कर देगा, तो लोग, पब्लिक भी वैसी हो गई है अब कि पब्लिक भी टॉलरेट नहीं करती है, ग्लोरीफाई नहीं करते ना उस चीज़ को। तो फिर आपको भी अंदर से डिमोटिवेशन होती है कि यार मुझे लगता है मैं कुछ गलत ही कर रहा हूँ। बट मैं इन जनरल आपका वो जानना चाह रहा था कि कितने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस में कि लोग इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवली, कि मतलब जैसे हम पर्सनली इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है पॉलिटिक्स में कि ठीक है जो चल रहा है मतलब हमने एक तरीके से ना गिव अप कर रखा है कि कुछ नहीं बदलेगा देश में टाइप्स, कि भाई ठीक है ये अपने हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट होती रहेंगी, जनता का कटता ही रहेगा, सपने दिखाए जाएंगे, वो कुछ पूरे होंगे कुछ नहीं होंगे। तो अब आप क्या कहना चाहोगे यंगस्टर से, या आपका पर्सनल क्या टेक है कि मतलब भाई मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, पॉलिटिक्स में दलदल है, वहाँ तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर शायद हम चेंज नहीं ला पाएंगे। और शायद अब हम देख रहे हैं बहुत सारे यूथ नए पॉलिटिशियन आ रहे हैं। जैसे अब आप देखोगे तो बेंगलोर का जो एमपी हैं तेजस्वी सूर्या, वो 25 साल 26 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो और ऐसे जब यंग जनरेशन के एमपीज़ आएंगे, और जो क्योंकि पार्लियामेंट में हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, अगर वहाँ पे अगर यूथ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा यूथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आएंगे, तो फिर वो अपनी बात रख पाएंगे और उनकी बात सुनी भी जाएगी। उसके लिए लेकिन हमें लोकल लेवल पे यूथ को पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा, हर लेवल पे, मतलब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमें यूथ को आना पड़ेगा। और यूथ जब आएगा तभी चेंज आएगा। तो अभी हम जो चेंजेस देख रहे हैं वो कुछ यूथ हैं तो हो रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि और ज़्यादा यूथ पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, और देश में क्या चल रहा है उसका एजेंडा तय करे। हम जनरली क्या करते हैं, कुछ होता है तो हम सोचते हैं यार हमारा इससे क्या है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आर्टिकल्स लिखते हैं। तो मैं भी आर्टिकल्स लिखता हूँ। हमारे देश में जब कोई चेंजेस आते हैं या कुछ होने वाला है तो मैं आर्टिकल लिखता हूँ। तो ऐसे जब हम आर्टिकल लिखते हैं या ट्वीट करते हैं तो 10 लोग और देखते हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं। तो हमें मेरा कहने का मतलब है कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए हमें पॉलिटिक्स। बट भाई आपको नहीं लगता कि मतलब पार्टिसिपेट करना भी आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजियर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इलेक्शंस के टाइम भाई बहुत बैकिंग और बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, ऐसा है? क्योंकि आपने तो फैमिली में ही देखे हैं इलेक्शंस। अभी तो हमारे लिए थोड़ा और टफ है। अब तो मतलब पॉलिटिशियन की फैमिली में जो है उसको पॉलिटिक्स में आना और टफ होते जा रहा है। रीज़न बीइंग कि लोग आपको कंपेयर करने लगे हैं, क्योंकि अब आप सेकंड जनरेशन हो, तो आपको अपने फादर से या अपने जो लेगेसी है आपको उससे और बेहतर करना पड़ेगा, तो और टफ है वो। और मुझे लगता है कि सिर्फ इलेक्शन में आके पॉलिटिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लेवल में आके चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम जर्नल्स लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, और हम अलग अलग फील्ड में जाके उस फील्ड के लोगों से बात करके भी हम चेंजेस ला सकते हैं। पर उसके लिए भी तो भाई आपको मतलब एक बंदे के पास जो चेंज करना चाहता है उसके बाद भी एक सर्टन पावर होनी चाहिए। मतलब एक बंदा ऐसे ही नहीं कर देगा कि चलो वो लिख रहा है या कुछ हो जाएगा उससे, ठीक है 10 लोग सुन लेंगे लेकिन सारे लोग नहीं सुनेंगे। इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, इसमें इस चीज़ में भी बहुत फ़र्क है कि इम्प्लीमेंटेशन पे ही रुक जाती है कहानी बहुत बार। तो मैं आपको सही बात बताऊँ तो मैं इससे डिफ़र करता हूँ, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि वो अभी बीच में
जो 90 डेज चैलेंज चल रहा था ना इंस्टाग्राम में, हाँ। तो वो जो अपना भाई था उसने पीएम साहब को चिट्ठी लिखी कि मुझे आपसे मिलना है, पीएम ने उसे बुला लिया। जब मैं भी उनसे पहली बार मिला था तो मेरे से भी पूछा गया था कि क्या करते हो आप, आपका क्या आइडिया है। तो जो मैं आपको अपने आइडिया बता रहा हूँ मैंने वो लिख के दिए थे, तो फिर उन्होंने बुलाया मिलने के लिए। ऐसे बहुत सारे कॉमन लोग हैं आजकल, आप देख रहे हो कि लोगों को पद्मश्री मिल रहा है, अवार्ड से मिल रहे हैं। एक ऐसा आदमी है जो हमारे जो सीट्स होती है ना उसका बैंक करता है, उसको पद्मश्री दिया। तो मतलब ऐसे लोग को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, ओवर द टाइम लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इस जस्ट कि हमें अपने काम को सही तरीके से करते रहना पड़ेगा। मतलब हम ये सोचेंगे कि शायद हमें कोई देख नहीं रहा है तो ये कहना अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अच्छा काम करने वाले को लोग देख रहे हैं और डिजिटल हो गया है सब कुछ। तो आप तो अच्छा काम कर रहे होगे तो लोग आपको ढूंढ ही लेंगे। और आई एम श्योर कि आप लोग भी हो तो आप भी अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो इसलिए लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपके पास आते हैं। तो अब मुझे लगता है जो अच्छा काम करेगा उसको लोग ढूंढ लेंगे। भाई आप मोदी जी से मिले हो, उनके बारे में बताओ ना, कैसा रहा था वो मीटिंग, क्या मतलब बेसिकली प्रोसीजर से लेके मीटिंग तक सब बताओ क्या हुआ था। ये मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आज हमारे देश एक ऐसे हाथ में है, और टाइम कम है वरना मैं आपको पूरा समझाता कि पिछले 10 सालों में देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले हमारा जो रैंकिंग थी वो 11th रैंक थी, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था थी वो 11वें स्थान में थी। आज हम 5th में पहुँच गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर अपने अगले टर्म में उन्होंने बोला कि इसको हम वर्ल्ड की 3rd सुपर पावर बनाएंगे। तो ओवर द टाइम ये चेंजेस नहीं आए हैं, चेंजेस ग्रेजुअली चेंजेस आए हैं और उनके डिसीजन की वजह से आए हैं। और आपने अभी देखा है कि जो देश में ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो आर्टिकल 370 था या वो राम मंदिर का था, तो ऐसे मुद्दे जो हम सोचते थे कि ना कि ये मुद्दे कभी सॉल्व ही नहीं होंगे, लेकिन चूंकि देश ने पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई तो इसलिए सरकार कड़े डिसीजन ले रही है, जीएसटी लॉ लेके आ रही है। अभी आपको मैं बताऊं, अभी हमारी सरकार ने 40,000 कंप्लायंस लॉ जो है ना वो ख़त्म कर दिए। मतलब ऐसे रूल्स थे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो ख़त्म कर दिए हैं। आपको पता होगा पहले हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के टाइम के कानून थे, आईपीसी हम सुनते हैं ना, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, वो सबको चेंज कर दिया है। वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के हिसाब से, आज की नीड के हिसाब से वो लॉ चेंज हुए हैं। तो वो जैसे आईपीसी था वो अब उसका नाम हो गया वो भारतीय न्याय संहिता। फिर जो सीआरपीसी है वो भारतीय नागरिक न्याय संहिता हो गया है। ऐसे एविडेंस एक्ट है उसको भी चेंज कर दिया है। तो ऐसे चेंजेस बहुत सारे ला रहे हैं। तो जब उनसे मिलना होता है तो मोदी जी से मिलना मतलब ड्रीम कम ट्रू है। और वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हमेशा आपसे फीडबैक लेते हैं। तो मुझे याद है कि वो उस टाइम हमने एक स्टार्टअप चालू किया हुआ था मेरे बड़े ब्रदर ने, तो वो स्टार्टअप के बारे में पूछ रहे थे कि जो स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशंस हैं वो कितने फास्ट हैं, जो वो मुद्रा लोन दे रहे हैं वो कितनी जल्दी मिल जाता है, वो 1 मिनट पे लोन पास हो जाता है, तो वो क्या सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं ग्राउंड में। तो काफ़ी वो फीडबैक कलेक्ट करते हैं कि क्या ग्राउंड में चल रहा है, उनको सुनना पसंद है और वो सजेशंस भी मांगते हैं। वो उनके ऐप में आपने देखा होगा कि जब भी कुछ होने वाला होता है तो वो लोगों से सजेशन मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे मिलना तो बहुत मतलब किस्मत वाले होते हैं कि उनसे मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज जो हमारे देश की पूरी दुनिया में जो हमारे देश का डंका बज रहा है, आप देखते हो कि कहीं भी कुछ भी होता है तो हमारे स्टूडेंट बाहर फंस जाते हैं तो उनको वो निकाल के ले आते हैं। अभी हमारे कुवैत में लोग फंस गए थे परसों नरसों, तो वो उनको लेके आए हैं। तो ऐसे अब हर सेक्टर में काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो उनसे मिलना और सीखने को मिलता है उनसे। भाई आजकल अपना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हमारा जो यूथ है इंडिया का आगे निकल के आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में, और मतलब बढ़िया निकल के आ रही हैं चीज़ें कि भाई अपनी जो भी उनकी चीज़ें हैं डेली लाइफ की उससे अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ऐसे। और आप और कैसे यूथ को मोटिवेट करना चाहते हो कि भाई और स्पिरिचुअलिटी में आगे आए हैं? और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे लगता है कि अभी हमने देखा कि हमारे जो राम भगवान हैं वो अयोध्या में
अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो ये 500 साल के बाद भगवान राम अपने घर लौटे हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, ये भारत की प्राण प्रतिष्ठा है। और ये देख के यूथ कनेक्ट हुआ है कि जो हमारे वेद है, हमारे पुराण हैं और हमारी गीता है, रामायण है, तो लोग उसके बारे में पढ़ना चालू किया। तो उनको लगा कि यार ये तो हम बोलते हैं ना कि कोई अगर आदर्श पुरुष है, आदर्श व्यक्ति है, तो भगवान राम है वो। तो जब उनके हम कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो हम अपने आप को रिलेट करते हैं। आज हम कहीं भी अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हम गीता के बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जिनको हम पढ़ के हमें लगता है यार ये तो मेरी जैसी सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि यूथ अब स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे जा रहा है। और हमारे जो जितने स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैं उनको भी धन्यवाद बोलूँगा कि वो लोग भी ना बहुत ईजी तरीके से लोगों को अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो पुराने ओल्ड स्टाइल में, संस्कृत में तो उनको समझ में नहीं आती है। तो आजकल स्कूलों में भी आप देखोगे तो वो छोटे छोटे बुक्स आ रहे हैं, उसमें कार्टून बने होते हैं, उससे वो सिखाते हैं। जैसे कार्टून आते हैं ना, ये हनुमान जी का कार्टून आ रहा है, गणेश भगवान का आ रहा है, तो उससे बच्चे भी सीखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक ठहराव लेके आती है और हमें कंप्लीट करती है। और हमारे जो पुराने लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, उनके प्रति हमें सिखाती है कि वो लोगों ने कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करी है। भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले चीज़ खो रही थी थोड़ा लोगों में ना, अब कट्टरता आ रही है कि हिंदुओं में, जैसे कि बढ़िया आगे निकल रहे हैं अपने आप को संभाल के और अपनी चीज़ों को देख के, बहुत बढ़िया आगे निकल रहा है यूथ इस चीज़ में। हाँ, क्योंकि ये हमने देखा कि पहली बार आपने देखा होगा कि जहाँ मेजॉरिटी में, मतलब इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन हिंदू को अपने ही भगवान का मंदिर बनाने के लिए 500 साल इंतज़ार करना पड़ा। और आप देखोगे कि मतलब कितनी ही लोग सारी भाषा के, सारे रीज़न के और 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने ये पूरा टाइम देखा है। और हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग इतने टॉलरेंट है कि हमने 500 साल इंतज़ार भी किया। पहले तो लड़े, फिर हार गए, फिर कोर्टों में लड़ाई चली, फिर कोर्ट ने जब बेंच ने ऑर्डर दिया, जब 5 जजों की बेंच ने ऑर्डर दिया, और जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, तो यहाँ पे मंदिर था, तब जाके मंदिर बना। तो लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, न्याय में मतलब अंधेर है लेकिन देर नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि सत्य जो है तो वो मतलब वो पराजित नहीं हो सकता। तो इसलिए लोगों में और इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सनातन और हिंदू एक मतलब यूनाइट हो रहा है। और अभी जो और भी ऐसे कई सारे मंदिर हैं और ऐसे हमारे जो धार्मिक वो हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर अभी वहाँ पे भी आ गया है। तो धीरे धीरे करके ये लोग जागरूक हो रहे हैं। भाई आपको लगता है जैसे बीइंग मतलब आप एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ये जो राइवलरी है हमारे देश में मेजर कम्युनिटीज़ की, ये कभी ख़त्म होगी भी या फिर ये पर्पसली चलाई जाती है, या फिर आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? मुझे लगता है ये पर्पसली चलाई जाती है, क्योंकि अगर आज अगर मैं बात करूं तो अगर जो हमारे देश में जो माइनॉरिटी है, अगर उसको वो पूरी दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा सेफ़ है और सिक्योर है, तो वो हमारे देश में ही है। आप चले जाओगे, अगर आप माइनॉरिटी की हालत आप पाकिस्तान में देखोगे, बांग्लादेश में देखोगे, तो वहाँ उनकी क्या हालत है। माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी होता है। और हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी है, उनको सारी स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है, माइनॉरिटी की अलग मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी कमीशन है, तो उनको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो भिड़ाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो गंगा जमुना की जो तहजीब है वो हमारे यहाँ अभी भी लाइव है। और ये राम मंदिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब राम मंदिर का डिसीज़न आया तो लगा था कि देश में तो हाहाकार मच जाएगा, दंगे हो जाएंगे, लेकिन आप देखो कितनी शांति से सारी चीज़ें हो गई। तो ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में अब ऐसे कोई दंगे नहीं होंगे, क्योंकि वो उनको भी जगह दी गई है कि वो भी अपना वहाँ पे मस्जिद बनाएं। तो लोग समझते हैं। और मुझे लगता है कि एजुकेशन बड़ा रोल प्ले करती है। जितना ज़्यादा लोग एजुकेट होते जाएंगे
और काम पे लगते जाएंगे तो वो ऐसी बातों में नहीं आएंगे। सिर्फ ऐसी बातों में नहीं, और भी जो बड़ी समस्याएं हैं, समस्या का जो छोटे मोटे क्राइम भी हैं, बड़े क्राइम भी हैं, सब हर चीज़ का एक अगर देखा जाए, अगर हमें उपाय करना तो वो एजुकेशन ही कहलाएगी। बिल्कुल। अगर छोटे छोटे गाँवों में और शहरों में अगर स्कूल्स खोल दिए जाएँ, बड़ा लोगों को लिटरेसी रेट अगर हमारा बढ़ जाएगा तो फिर ये तो भाई ऐसे ही 12th फेल में भी ना एक बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही थी, लास्ट में दिखाया था वो सीन कि ये लोग चाहते ही नहीं, पावर में जो लोग हैं, कि ये छोटे शहर के लोग पढ़ जाएं। तो ये सच है कहीं ना कहीं, आपको लगता है ऐसा है? मुझे लगता है कि जो हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी है ना, मैं आपको बताऊं तो 1986 में एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी। उसके बाद इतने सालों बाद तक अभी तक हमारी पॉलिसी नहीं चेंज हुई। अभी 2020 में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। पहले हमारे यहाँ 10+2 होता था, अभी इसको अब कर दिया 5+3+3+4। पहले हमने भी पढ़ी है कि हम सब्जेक्ट चेंज करते थे 10th के बाद, अब आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो 9th के बाद। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और आप टिल 6 तक आप अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो। वरना हमारे पास थोप दिया जाता था कि नहीं आप तो इंग्लिश में पढ़ो, आप इसी में पढ़ो। अब हमारी मातृभाषा में आप 6 तक पढ़ सकते हो, आप 9th में सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और आप सब्जेक्ट डाइवर्स भी चूज कर सकते हो, मतलब फिजिक्स भी कर सकते हो और अकाउंट भी कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो ये अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, और इसका टारगेट रखा है जो आप पूछ रहे थे कि 2030 तक मैक्सिमम लोग को इसको कवर करना है, कि जो हमारे जो गाँव में और रूरल एरियाज में भी है इसको कवर करना। तो मुझे लगता है नई एजुकेशन पॉलिसी की नीड थी, और वो पूरी हुई है। तो अब मुझे लगता है कि हमको कुछ समय वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि अब एजुकेशन का लेवल और अच्छा हो जाएगा। सही कह रहे हो भाई, मतलब क्योंकि एजुकेशन ही बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है भाई। एक मैं ना रील देख रहा था, खान सर आप जानते होंगे, तो खान सर कह रहे कि एजुकेशन पे बहुत बड़ा टैक्स लगाया गया हमारे देश पे, 3rd लार्जेस्ट टैक्स एजुकेशन सेक्टर पे। ऐसा है? आप क्योंकि टैक्सेशन लॉयर भी हो, तो आपको लगता नहीं कि एजुकेशन जैसे बाकी कंट्रीज में, जैसे जर्मनी में फ्री है, यूएस में फ्री है, मतलब एक लेवल तक स्कूल तो सबका फ्री होता है, कॉलेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वहाँ के, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे इंडिया, क्योंकि बहुत मतलब हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो तो देखिए फ्री हैं, बट लोग प्राइवेट स्कूल में भागते हैं क्योंकि उनको लगता है हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको वहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, वहाँ पे उनको कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर रही है, स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल वालों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फीस लेते हैं और वो सब, क्योंकि उस तरह का वो फैसिलिटी देते हैं। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा एसेसिबल बनाएं और ज़्यादा उसको बेटर करें। जैसे मैंने भी अपनी लाइब्रेरी खोली तो मैंने कोई अपनी जगह में नहीं खोली, मैंने सरकारी स्कूल में ही अपनी लाइब्रेरी खोली। तो अगर हम जो इनिशिएटिव लें वो गवर्नमेंट स्कूल में ही लें, तो अगर हम सब गवर्नमेंट स्कूल को बेटर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो है कि बहुत महंगे स्कूल्स हैं तो वो बहुत हद तक वो सॉल्व हो जाएगा। बट भाई आपको लग रहा है कि सारी गवर्नमेंट उतना ही अच्छा काम कर रही है अक्रॉस इंडिया? जैसे कहीं कहीं एरियाज में तो हमने सुना है चलो गवर्नमेंट स्कूल्स अब ग्रो कर रहे हैं, बट सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज में ही ऐसा सुनने को आ रहा है, Tier 1 सिटीज़ कह लो आप उन्हें, बट ऐसे गाँव में इतनी तरक्की कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट स्कूल्स? कई जगह कर रहे हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे तो उनने क्या किया कि उन्होंने CM राइज स्कूल स्टार्ट किया एक। तो बेसिकली जो प्राइवेट स्कूलों का कॉन्सेप्ट होता है वो उनने गवर्नमेंट स्कूल को ही CM राइज स्कूल कर दिया। उसमें सारे वो फैसिलिटीज़ है जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं। अच्छा। तो उसमें वो पूरा एकदम वो प्राइवेट स्कूल जैसे फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स हैं, लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं। मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव बाकी भी स्टेट्स की गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और बहुत हद तक धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, अब वो एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस हैं। तो वो जब भी चुनाव होते हैं तो उनके लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि भाई सरकार हमारे बच्चों के लिए क्या करने वाली है। तो सरकारें भी अब एजुकेशन को लेके सीरियस हैं, तो वो बच नहीं सकती, मतलब उनको अब बेटर करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, अब खिल्ली उड़ जाती है, ऐसे रैंडम वीडियोस आती हैं, टीचर्स लिखा कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, पढ़ा कुछ रहे हैं, समझ में बच्चों को क्या ही आ रहा होगा। हाँ, तो शायद इसीलिए गवर्नमेंट अब ज़्यादा अलर्ट हो रही है। अब कैमरेज भी लग रहे हैं। पहले तो स्कूलों में इंटरनेट नहीं होता था क्योंकि फाइबर ही नहीं पहुंचा था पूरे देश में, तो इंटरनेट ही नहीं पहुंचता था तो टीचरों की मॉनिटरिंग ही नहीं होती थी। अब तो सब मतलब डिजिटल हो चुका है, तो उससे भी लोग अब डरते हैं कि कोई वीडियो बना लेगा, कोई कैमरा हमें देख रहा है।
तो अब चीज़ें बेटर हो रही है। ये लाइनें भी उनके लिए बोली जाती हैं, जैसे हमारे अक्सर हम सब ने सुनी है, सरकारी स्कूल का बच्चा है, इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, ये तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है जिसे कहते हैं। वो खुद भी, इससे मजाक कई वो लोग खुद भी कहते अपना हैं। मजाक उड़ाते हाँ, कि खुद यार भी हम तो कहते हैं, सरकारी में स्कूल के पढ़े बड़े हैं। हाँ। तो अब उसका चेंज होने का टाइम आ गया है, आ भी रहा है, मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे ही बेहतर कर रहे हैं। देखो फोड़ने वाले फोड़ भी रहे हैं, बिल्कुल एकदम किताबी कीड़े हैं जो इस टाइम उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता देखा जाए तो, लेकिन फिर भी देखो उस लेवल पे एग्जीक्यूट हो नहीं रही चीजें, हो नहीं रही हैं चीजें, मतलब बेसिकली। भाई वही है। लेकिन भाई आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि एक कॉमन इंडियन की जनता की नीड क्या है? ठीक है, मैं आपको बताऊं तो कॉमन आदमी की जो नीड है ना वो क्या है, मतलब उसको घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य था हमारे देश का कि इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ये बेसिक चीज़ें थी। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक बताऊं तो लगभग 4 करोड़ गरीब लोग को सरकार ने घर बना के दिया है। 4 करोड़ परिवारों को जो कि गांव में रहते हैं, ग्रामीण में, और 80 लाख लोग को जो लोग शहर में रहते हैं। और सरकार कोविड के बाद से उसके पहले भी लगभग 80 करोड़ लोग को फ्री में अनाज दे रही है, अनाज दे रही है ताकि वो मतलब जो गरीब लोग हैं वो खा सकें। और लगभग 17 करोड़ लोग को सरकार ने गैस कनेक्शंस दिए हैं। पहले तो लोगों के पास गैस ही नहीं होती थी, और जो सैनिटेशन का कवर 40% था वो 100% हो गया है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पहले 11 करोड़ लोग को तो घर घर पानी दिया, पहले उनके पास पानी नहीं, आप देख रहे ना डब्बा लेके घूमते रहते थे लोग, सही बात, गाँव में, कॉलोनियों में, अब तो घर घर पानी आ रहा है। तो ये बेसिक नीड्स थी जो कि कमी थी। और उससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई, आयुष्मान भारत। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर इनिशिएटिव है। अच्छा, 50 करोड़ लोग को सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना के दिए हैं, जिसमें 5 लाख तक का आप हेल्थ कवर ले सकते हो। अगर आपके अनजाने में एक्सीडेंट हो गई, कुछ हो गया, आप गरीब हो, तो आपका इलाज कहाँ कराओगे अब? तो वो कार्ड अगर आपके पास होगा तो वो कार्ड से आपको 5 लाख तक का इलाज आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये सब जो स्टैटिस्टिक हैं, ये बेसिक नीड्स थी जो पिछले 10 सालों में हुई है, जो पहले भी होनी चाहिए थी, तो वो अब हुई है। तो अब लोगों में भरोसा बना है। आप मानोगे कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग के तो हमारे देश में खाते ही नहीं थे बैंक में। तो जो गवर्नमेंट स्कीम जाती थी वो दलालों के थ्रू जाती थी, वो बीच में रख लेते थे। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है क्योंकि उनका खाता है, तो सीधे खटाक से भाई ट्रांसफर जब जाती तक है। ये दलाल भी रहेंगे ना देश में, तो ये हर सेक्टर में कुछ ना होता रहेगा। तो वो उसके लिए जितना जल्दी हम सारे अपने डिपार्टमेंट्स को और सारे कंप्लाइंस को डिजिटल कर देंगे तो ये दलाल गायब हो जाएंगे। अब तो भाई हो रहा है, हर चीज अब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब हमारे 80% पुलिस स्टेशन डिजिटल हो गए हैं। पहले तो पता ही नहीं चलता था। फॉरेंसिक लैब, साइंटिफिक लैब अब सब क्लब हो गई हैं। पहले एक आदमी वहाँ पे क्राइम करता था, फिर दूसरे शहर में करता था, तीसरे में करता था, वो पकड़ ही नहीं पाते थे। अब तो उनका कॉमन वो बन गया है कि भाई अगर ये कोई एक कहीं पे क्राइम किया है तो वो डेटा पूरे इंडिया में भी वो मतलब वो लाइव रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं भाई। और क्या क्या प्लान कर रहे हो आप अपने शहर में, और भी चाह रहे हो आपकी और उसको एक्सपैंड करें, और क्या क्या प्लान है आपके, थोड़े बताओ। मेरा तो सबसे बड़ा मेरा प्लान यही है कि जो हमने ये रोज़गार का स्टार्ट किया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे नॉलेज भी रहे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। और कंपनियां भी ऐसे अच्छे लोग को ढूंढ रही हैं, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पा रही हैं। तो हमें उनको मिलाना है, वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो भी हमने हिमाचल में बिलासपुर से स्टार्ट हुआ था ये रोज़गार पर्व, फिर वो जाके उज्जैन में हुआ, अभी सतना में हुआ। हम चाहते हैं कि ऐसे हम और भी इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स कवर करें और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लोग हेल्प करें कि उनको रोज़गार मिले। और यूथ को मोटिवेट करना फिटनेस के प्रति कि फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। तो और हमने जो हमारी माताएं बहनें जो हैं उनको कैसे स्किल सिखाना, उसके लिए भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। क्योंकि वो घर में रहती है, गांव में रहती है, बाहर अगर वो काम करने नहीं जा पाती है तो वो घर में रह के वो क्या मतलब हैंडलूम की तरफ से बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं आजकल, तो उनको स्किल सिखाने का काम वो है कि फ्यूचर में वो
करना है। और ये जो लाइब्रेरी वाला जो हमने स्टार्ट किया है, तो ये हम चाहते हैं कि ये लाइब्रेरी और जगह हम ऐसी लाइब्रेरीज खोलें ताकि लोग एजुकेट हों और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। ऑसम भाई, क्या बढ़िया काम कर रहे हो, और आपके साथ बात करके मज़ा आ गया। मतलब आइडियल जो होने चाहिए ना हमारे देश के यंगस्टर्स भी और नेताओं के बच्चे भी उसका आप एक लाइव एग्जाम्पल हो, क्योंकि भाई आप पढ़े लिखे हो, आप एक लॉयर हो, आप देश का कानून भी समझते हो, और आप विजनरी भी हो, और आप काम भी कर रहे हो। मतलब अलग से, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप वो पावर का गलत इस्तेमाल करके अय्याशी काट रहे हो, आप देश के लिए सोचते हो और इम्प्लीमेंट भी करते हो। बहुत बड़ी बात है, और इतनी यंग एज में आपका ये विजन है, तो भाई आई एम श्योर आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और ऐसे लोगों की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। तो मैं जनता से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में जाके इनको फॉलो कर लीजिए, और अगर आपके शहर में आसपास कुछ भी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हो रही हैं या आप किसी तरह उसका पार्ट बन सकते हैं, तो आपको पता चलेगा इनके साथ कनेक्टेड रह के कि आप कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बस हम मिलेंगे आपसे। और दोस्तों, हमने जो कपड़े पहने हुए अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो आप वो ले सकते हो realhitstore.com से। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़े आ रखे हैं बढ़िया प्राइस पे, तो भाई खरीदो यार, लो। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। भाई जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे जनता से? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने ड्रीम्स फॉलो करिए, और मुझे लगता है कि अगर ठान लिया कि हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता है। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए लगे रहो भाई। जब आप डिजर्व करोगे, सक्सेस आपके पास खुद चल के आएगी। थैंक यू। चलो जी मिलते हैं। बाय बाय। जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम।